बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जो स्टार्ट किया था, तो बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस में करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की में क्या क्या प्रोसेस होती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसके कितने भाग होते हैं। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, एक केमिकल इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत डीएनए के जो खंड होते हैं, एक सेगमेंट होते हैं डीएनए के, उनमें क्या प्रक्रिया होती है, उनको चेंज किया जाता है। डीएनए की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन या एक डीएनए को दूसरे डीएनए के आधे भाग से जोड़ना, काटना, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रक्रिया है। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनता है। डीएनए डबल हेलिकल रेक्स स्ट्रक्चर है, द्विसूत्री संरचना है। तो डीएनए के जो दो सूत्र होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके वो दोनों हेलिक्स को अलग अलग करना और फिर इसके पश्चात दूसरे के हाफ डीएनए को उस हाफ डीएनए से जोड़ने के बाद जो संरचना बनती है उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजी डीएनए कहते हैं। तो इस प्रकार से ये डीएनए की प्रक्रिया होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। इसमें दो चीजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर एक, तो डीएनए को काटने वाला एंजाइम, जो डीएनए को काटने वाला एंजाइम होता है उसे क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। और दूसरा एंजाइम होता है लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम एक निश्चित स्थान पर डीएनए खंडों को काट के अलग अलग करता है, और जो दूसरा एक एंजाइम होता है लाइगेज एंजाइम, वो डीएनए खंडों को, डीएनए के हेलिक्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो एक एंजाइम काटने वाला एंडोन्यूक्लियस और दूसरा एंजाइम जोड़ने वाला लाइगेज एंजाइम। ये दो एंजाइम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके पश्चात इसमें आगे देखते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए खंडों को बीच बीच से स्पेसिफिक स्थान से काट देता है और लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। यही जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि इसके द्वारा एंजाइमों का, एंटीबायोटिक्स दवाइयों का, केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स ये बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का सहयोग लिया जाता है। तो इसमें आज इसी के आगे पढ़ते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, ये एंजाइम का नाम कैसे रखा गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो डीएनए खंडों को एक निश्चित स्थान से काटता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, रिस्ट्रिक्शन माने कुछ अवरोध करना, है ना, कुछ रुकावट डालना, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध करना। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि वायरस के जो डीएनए होते हैं उनको काटने के बाद उसकी ग्रोथ और उसके मल्टीप्लिकेशन, उसकी वृद्धि को और उसके गुणन को रोक देता है। डीएनए खंड को काटा और काटने के बाद, न्यूक्लिक अम्लों को काटने के बाद क्या किया जाता है, उसकी वृद्धि को और उसके आगे गुणन ना हो, उनका विभाजन ना हो, उनकी संख्या ना बढ़े, इसको रोक देता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन माने प्रतिबंध, ठीक है ना। तो प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि डीएनए खंड कट जाते हैं, कटने के बाद उसका आगे की वृद्धि और उसका गुणन, उनकी संख्या में वृद्धि ना हो, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, इसमें जो न्यूक्लिएज एंजाइम है
ये क्या करता है, डीएनए को विघटन करता है, उसको तोड़ता है न्यूक्लियेज एंजाइम। और तीसरा क्या, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए को कट करता है, मिडिल से, बीच से काटता है। एंडो माने क्या होता है, अंदर। अंदर का मतलब डीएनए खंडों को बीच बीच से काटेगा, इसी को हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। न्यूक्लियस तो एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्लों को काटता है, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियेज। और एंजाइमों के नाम के लास्ट में एएसई, एज लगा दिया जाता है, ये पहचान होती है। और जिस पर काम करते हैं उसी के नाम को जोड़ दिया जाता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड पर काम करते हैं ये एंजाइम, तो इसके नाम में न्यूक्लियेज लिख दिया गया। और एंडोन्यूक्लियेज, एंडो का मतलब अंदर, अंदर का मतलब यहाँ बीच बीच से डीएनए को खंड काटते हैं, तो इसलिए इसको हम एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है। और यहाँ पर एक है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और एक है एक्सोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के खंडों को बीच बीच से काटता है। और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए को एक सिरे से, एक किनारे से काटता है, बीच से नहीं काटता, किनारे से काटता है। तो ये दोनों एंजाइम आपको याद रखने हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के खंडों को बीच बीच से काटता है, और एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को बीच से न काट करके किनारे से काटता है, एक साइड से, एक छोर से, किसी भी छोर से, लेफ्ट या राइट किसी भी छोर से काटता है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, इनकी कार्य प्रणाली में क्या अंतर होता है वो आपको याद रखना है। इसके पश्चात यहाँ पर एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पहचान का क्रम, ठीक है ना। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये एक जो डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारों का एक क्रम होता है, उसको पहचानते हैं, कि पहचान करते हैं कि डीएनए के खंड को कहां से, किस स्थान से काटना है। तो ये सीक्वेंस को, ये क्रम को पहचानने की प्रक्रिया जो होती है, वही हमने यहाँ पर नाम दिया है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इसको ये पहचानते, तभी पहचानेंगे तभी काट पाएंगे कि किस स्थान से इसको काटना है। और जब यही नहीं पता होगा तो किसी भी स्थान से काट सकते हैं। तो ये एक निश्चित जानकारी होनी चाहिए कि किसको कहाँ से काटना है। तो ये एंजाइमों के द्वारा ये इसको पहचान रखी जाती है। अब यहाँ पर जैसे कि दो ये सीक्वेंस लगी गई, रखी गई, ये डीएनए के दो हेलिक्स होते है ना, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, दोनों नाइट्रोजनी क्षार। तो जैसे ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, थायमिन एडेनिन से, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो ये जो नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़ते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल जुड़ते हैं। दोनों एक ही पैरेलल नहीं जुड़ते, एंटी पैरेलल, एक 5 to 3 तो दूसरा 3 to 5, इस तरह से एंटी पैरेलल जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे कि एक का सीक्वेंस दूसरे के सीक्वेंस के बिल्कुल अपोजिट होता है, तभी ये जुड़ सकते हैं। मतलब एक का जो क्रम होता है दूसरे के क्रम क्या होता है, मिरर इमेज होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक ये पैलिंड्रोम वर्ड है। पैलिंड्रोम का मतलब जिसको उल्टा सीधा पढ़ना, एक क्रम उल्टा सीधा पढ़ना, ये पैलिंड्रोम। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड रखते हैं, जैसे कि अरोरा। अब आप अरोड़ा इधर से पढ़ें, ARORA, या इधर से पढ़ें तो एक ही शब्द आएगा। अरोड़ा इधर से पढ़े तब भी अरोड़ा, इधर से शब्द। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस। इधर से पढ़े तो भी, उधर से पढ़े तो भी वही, इसी को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब जैसे हिंदी में देखें, जैसे कि मलयालम, मलयालम क्या दिखे, देखो इधर से पढ़े या उधर से पढ़े तो ये बीच में आएगा कहाँ, क्या, मलयालम ही आएगा, इधर से पढ़े या उधर से पढ़े।
तो ये जो सीक्वेंस होता है ये पैलिंड्रोम कहलाता है, ये सीक्वेंस जो होता है। और इसकी पहचान ये एंजाइम रखते हैं, तभी वो एक निश्चित स्थान से डीएनए को कट कर सकते हैं, कट करते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये तो पैलिंड्रोम हुआ, तो इसमें देखिए ये सीक्वेंस, अब इसमें यहाँ पर जैसे कि ये खंड है, इधर देख, इसमें देखिए इस तरफ से जो चीज है और उसी दूसरे हेलिक्स में इस तरफ से वही चीज है। इसमें लास्ट में सी आता है, इसमें इधर सी आता है। और ये एक सीरीज दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होती है, और अपोजिट ही इसमें नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। जैसे कि इसको पढ़े तो GAATTC, और इसी को उसी क्रम में पढ़े इधर से तो ये GAATTCC, तो इसमें इधर से GAATTCC और इसमें इधर से GAATTC होता है। तो इसका इधर से क्रम और इसका इधर से क्रम सेम है, ठीक है ना। और उसी तरह से सेम है जैसे कि इसमें ये मैंने बताया पैलिंड्रोम अरोड़ा या मलयालम शब्द में, लेकिन इसमें इस तरह से सेम होता है। और तभी एक हेलिकल दूसरे हेलिकल से अपोजिट जुड़ सकता है ना। अगर सेम होंगे तो वो जुड़ ही नहीं सकते। जैसे कि ग्वानिन ग्वानिन से नहीं जुड़ सकता, साइटोसिन साइटोसिन से नहीं जुड़ सकता है। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। थाइमिन एडनिन से और एडनिन थाइमिन से ही जुड़ता है। तो ये जो एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, आपको याद रखना होगा। तो ये पैलिंड्रोम क्या होता है ये बता दिया, इसको ध्यान रखेंगे। और जिसमें एक सीक्वेंस जो होता है दूसरे का मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। और इसमें ये क्रम याद रखते हैं, तभी वो डीएनए के खंडों को काट सकते हैं। और इसमें जो एंडोन्यूक्लियस है और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ये डीएनए के खंडों को कहाँ से काटते हैं ये भी याद रखना। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए खंडों को बीच बीच से काटते हैं, उसकी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं सीक्वेंस को। और एक्सोन्यूक्लियस की एक डीएनए के को किसी भी एक सिरे से काटते हैं, कोई भी सिरा उसी से कट करते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। और जो मुख्य रूप से याद रखना है कि जो डीएनए के खंडों को काटने का काम करते हैं, तो उन एंजाइमों को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये पूरा नाम। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, और एंडोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्रम से समझा कि ये क्या सीक्वेंस होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मतलब अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, डीएनए की संरचना में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। और ये परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, डीएनए के खंडों को काट करके और उनको फिर अलग अलग खंडों को जोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार जैसे जोड़ना चाहे, और जैसे कि जिस हिसाब से लक्षणों को पहुंचाना है एक सेल से दूसरे सेल में, उसी हिसाब से अपने अनुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने पढ़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पैलिंड्रोम, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं। इसके पश्चात इसी की जो टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसको नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।